In laws of chemical combination, third law is law of multiple proportion. थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देखिए जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पिछला था और जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन थर्ड है, इन दोनों लॉ को बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है. दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है. एक बार लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पहले बताता हूँ. देखिए उसमें है डेफिनेट प्रोपोर्शन मीन्स एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशो. उसमें सिर्फ एक कंपाउंड बनता है और साथ में जो रेशो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होगी. जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड. इन दिस रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 1:2. In case of water, hydrogen and oxygen 2:1 means all ratio is always constant. और कंपाउंड सिर्फ एक ही बनेगा जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे तो. ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ नंबर 2. एंड लॉ नंबर 3 इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, which says that law of multiple proportion, when two element combine to form two or more than two compound, the ratio, the masses of one of the element which combine with a fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio. देखिए एक तो ये याद रखना है आपको, सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब होता है यहाँ पर, सिंपल जब ये कहते हैं तो 1:2, 2:1, 1:3 ऐसा होना चाहिए. 4:5 नहीं हो सकता, मतलब आंसर कहीं गलत है. 7:3 नहीं हो सकता. इस तरह के रेशो नहीं होने चाहिए. रेशो सिंपल होल नंबर मीन्स 1:2, 2:1, 1:3 इस तरह की होनी चाहिए. अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड. पिछले केस में क्या था, जो सेकेंड लॉ था वहां पर सिर्फ एक ही कंपाउंड बन रहा था, बट यहाँ पे आप कंपाउंड जो फॉर्म हो रहे हैं वो दो या दो से ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं. जैसे इफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन दे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. दे गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. अब देखिए in case of carbon dioxide, carbon is 1, therefore its atomic mass is 12, whereas oxygen is 2, therefore total atomic mass of oxygen is 32. But in case of carbon monoxide, again carbon is 1, therefore its mass is 12, whereas oxygen also 1, therefore its atomic mass is 16. अब देखिए कार्बन के दोनों ही केस में मास कितने हैं, 12 है, मतलब वन एलिमेंट जिसका मास फिक्स होगा, ठीक, एंड अदर एलिमेंट जिसके मास वेरी कर रहे हैं, पहले 32 है दूसरे में 16 है. तो यही लॉ कह रहा था कि मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट यानी कि जिसके मास अलग अलग होंगे, कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट जिसका मास फिक्स होगा. तो कार्बन का यहाँ फिक्स है, ऑक्सीजन का चेंज हो रहा है, इनका रेशो निकाला 16:32 मीन्स 1:2. ये आ गया आपका सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है, तो इस तरह से इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल हमने लिया वाटर वाला. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव H2O एंड H2O2. H2O आपको पता ही वाटर कहते हैं. H2O2 जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं. यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका रेशो, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 हाइड्रोजन 2 × 1 2 हो जाएगा. In case of peroxide it is again 2 × 1 2, but oxygen in case of water is 16, but in case of peroxide is 32. again ये क्या है, ये वेरिए मतलब मासेस अलग अलग हैं, ये कांस्टेंट है, तो अलग अलग जो मासेस उनकी रेशियो निकाली 1:2 आ गई, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो आ गई. तो इस तरह से आपको ये वेरीफाई करना है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. एक एग्जांपल और हम लेते हैं. अभी तक देखिए सिंपल केस लिया, थोड़ा सा डिफरेंट केस है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म 5 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5. इन ऑल दीज ऑक्साइड atomic mass of oxygen क्या होता है, 16. therefore in case of first 16, second 16 क्योंकि 1 है,
थर्ड केस में 3 ऑक्सीजन है, 16 3 48, फोर्थ केस में 2 ऑक्सीजन 32 एंड लास्ट में 5 ऑक्सीजन 80। एंड सेम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, फर्स्ट केस में 14, 28 सेकेंड केस में, थर्ड केस में 28, अगेन 14 देन 28। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, देखिए पिछले और इस केस में फ़र्क क्या है। पिछले में हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूले में ही एक का मास फिक्स आ रहा था, बट यहाँ दोनों का वेरिएबल है, ऑक्सीजन का भी चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का भी चेंज हो रहा है। अगर ऐसा केस आ जाए तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, किसी एक को फिक्स करना है। फिक्स कैसे करेंगे, जैसे हमने नाइट्रोजन का फिक्स करना है, तो यहाँ नाइट्रोजन का मैक्सिमम 28 है, मैं 28 कर लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 हो गया। अब क्योंकि नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है उसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 32। यहाँ 16 है, ये 16 28 है, 16 एज सच ले लिया, 28 48 एज सच ले लिया। यहाँ अगेन 14 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ा 28, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64, ये 28 है, एज सच उठा लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या हुआ, ये आ गया फिक्स मास नाइट्रोजन के 28 28 28 28 28, और ऑक्सीजन क्या है, वेरिएबल है। तो क्या है, masses of one of the element combined with the fixed mass of the other, इसको हमने फिक्स कर दिया। अब क्योंकि इसके वेरिएबल है, इसकी रेशो निकाल ली, 16 कॉमन है, 16 से डिवाइड कर दिया, क्या रेशो आया, 1:2:3:4:5। ये क्या वेरीफाई करता है, ये वेरीफाई करता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहा गया, 2 ऑक्साइड्स ऑफ अ मेटल, ऑक्साइड्स दे रखी हैं 2 मेटल की, कंटेन 27.6% एंड 30% ऑफ ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। एक में 27.6% है, एक में 30% है ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली। इफ द फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट ऑक्साइड इज M3O4, फर्स्ट ऑक्साइड का फॉर्मूला गिवन है, फाइंड दैट ऑफ द सेकंड, सेकंड का फॉर्मूला आपने फाइंड आउट करना है। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया। फर्स्ट वाले केस में ऑक्सीजन की परसेंटेज 27.6% गिवन है हमें क्वेश्चन में, और सेकेंड में भी ऑक्सीजन की 30 दे रखी है। अब परसेंटेज गिवन है तो क्योंकि मेटल ऑक्साइड है तो एक मेटल एक ऑक्सीजन होगी। अगर ऑक्सीजन 27.6 है, टोटल 100 होगा दोनों को मिलाकर, तो मेटल कितना हो गया, 100 माइनस 27.6, 100 से माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी मेटल की। ऐसे ही सेम सेकेंड में किया, ऑक्सीजन का 30%, मेटल का 100 माइनस 30, 70 आ गया, यह चीज़। अब फर्स्ट वाले में आपको फॉर्मूला दिया था M3O4, और क्या पूछा है इसमें, सेकेंड वाले का फॉर्मूला आपको निकालना है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करेंगे। हमारे पास 72.4% मेटल जब था तो कितने मेटल के एटम थे, 3। तो अगर 72.4% से मेटल के एटम बनते हैं 3, तो 70% मेटल से कितने एटम बनेंगे ये निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 72.4 पार्ट बाय मास ऑफ मेटल 3 एटम ऑफ मेटल, ये चीज़ जो मैंने आपको यहाँ बता रहा था। तो 70% बाय पार्ट्स बाय मास ऑफ द मेटल गिव्स 70 इंटू 3 डिवाइड बाय 72.4, ये आ गया 2.90 एटम्स, 2.90 एटम्स ऑफ मेटल। ऐसे ही सेम हम करेंगे ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ 27.6% है, तो कितने एटम बन रहे हैं, 4। तो 27.6 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 30 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 इंटू 30 डिवाइड बाय 27.6, ये आ गया 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। अब यहाँ देखिए हमारे पास, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले का फॉर्मूला दिया था, आपने यहाँ निकाला किसका, एटम ऑफ मेटल, यहाँ निकाला एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो मेटल एंड ऑक्सीजन की रेशो ले ली हमने। मेटल कितनी आई थी 2.90, ऑक्सीजन कितनी थी 4.35। तो इसको सिंप्लीफाई किया,
हमेशा इसमें याद रखिए कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1, इसको डिवाइड करेंगे 1.5 आएगा। अब यहाँ पर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है, जबकि हम कभी भी पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, तो 1.5 को हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो है 2, क्योंकि 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3.0 आएगा, मतलब 3 आ जाएगा, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 1 ज़ा 2, 1.5 इंटू 2 3 आ गया, मीन्स मेटल हो गए के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, फॉर्मूला क्या बन गया M2O3, तो फॉर्मूला ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज M2O3, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, ध्यान रखना। नेक्स्ट फोर्थ लॉ इज, देखिए टोटल 5 लॉज हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जो मैंने आपको शुरू बताया था कि हम इसका यूज़ करते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, किस कंडीशन में फॉर्म होते हैं, वो सारे हमने इन लॉज के थ्रू पढ़ना था। तो फोर्थ लॉ में से है गे लुसैक लॉ, बहुत सिंपल सा लॉ है गे लुसैक लॉ। गे लुसैक लॉ जो है ये कहता है व्हेन गैसियस रिएक्टेंट कंबाइन to give a gaseous product, they do so in simple whole number ratio। देखिए इसमें ये याद रखिएगा, गे-लुसैक लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इफ reactant or product, one of the reactant or product is solid or liquid, then it is not used in गे-लुसैक law। इट यूज़ ओनली, मैं एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें आपको बताऊँ कैसे यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे ये सिंपल सा एग्जाम्पल पहला यूज़ किया हमने, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन हुई, क्या फॉर्म किया HCl गैस, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इसके आगे क्या है 1 है, मीन्स 1 वॉल्यूम हो गया। क्लोरीन गैस कितनी है, अगेन 1 वॉल्यूम हो गया। HCl गैस कितनी है 2 वॉल्यूम हो गया, मीन्स 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। रेशो क्या है 1:1:2, सिंपल होल नंबर रेशो है। अब जैसे सपोज आपसे कोई कहे कि आपके पास 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन है, 100 मिलीलीटर हाइड्रोजन है, तो आपको क्लोरीन का अमाउंट कितना चाहिए रिएक्ट कराने के लिए जिससे आपको HCl मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 वॉल्यूम है और ये 100 दिया हुआ है और ये 1 है तो ये भी 1 है, सेम रेशो है, इसलिए क्लोरीन भी 100 मिलीलीटर ही चाहिए होगी। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि अमाउंट ऑफ HCl फॉर्म निकालिए, तो क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ उसका डबल हो रहा है, तो ये 100 का 200 हो जाएगा। सिंपल सा ये मेथड यूज़ करते हैं ये लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम का यूज़ करने के लिए। अब इस पर बेस्ड एक ये न्यूमेरिकल देखिए क्या है, when 100 milliliter of methane burn and produce carbon dioxide and water, find volume of oxygen required and carbon dioxide gas produce। ठीक है, सिंपल सा लॉ। देखिए कंबशन दे रखी है मीथेन की, आपने 10th में बहुत सारी रिएक्शन कंबशन ही की हैं। मीथेन का फॉर्मूला CH4, गैसियस फॉर्म में मीथेन होती है, इसको हमने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, ये भी गैसियस फॉर्म में होती है। किसी भी हाइड्रोकार्बनिक कंबशन कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड हीट बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर लिक्विड प्लस हीट, इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंसिंग आपको इसी चैप्टर में आगे चल के आएगी, तब डिटेल समझाऊंगा। इतनी बैलेंसिंग ईजी आपको आती है, 9th में आपको बैलेंसिंग भी थी थोड़ी सी। अब देखिए यहाँ पर मीथेन के आगे क्या है 1 वॉल्यूम, ऑक्सीजन के आगे क्या है 2 वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 1 वॉल्यूम। वाटर लिक्विड स्टेट में है इसलिए इसका यूज़ नहीं करेंगे, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि हमने लिक्विड सॉलिड इसका यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास जो लिक्विड है वो क्योंकि वाटर लिक्विड स्टेट में, इसलिए हम उसका यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम ये ले लिया। अब आपसे क्या कहा गया था, आपसे क्या कहा था 100 मिलीलीटर मीथेन बर्न करते हैं तो मिल रही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो आपको निकालना था मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। अब वही रेशो, ये 1 वॉल्यूम है ये 2 वॉल्यूम है, तो ये 100 से ये 200 चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड 1 है इसलिए 100 से 100 प्रोड्यूस हो गए। सिंपल सीधी कैलकुलेशन है, कोई लाग लगा नहीं। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल, थोड़ा चेंज किया अब यहाँ पर। इसमें क्या है 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस 60 milliliter hydrogen gas, when these two gases react together, find out the
रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन, मतलब आपके रिएक्शन के बाद क्या कंपोजिशन होगा वो आपको बताना है। ये मैंने क्यों लिया एग्जांपल, अभी आपको समझ आएगा। ठीक है, पहले तो रिएक्शन लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होती है तो हमेशा बनता है अमोनिया गैस। बैलेंस किया इसको हमने, इसके आगे 3 आ गया, 3 2 6, 3 2 6, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के आगे 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर देखिए आपको दिया हुआ 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन, तो हम 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो उसके लिए हाइड्रोजन 3 टाइम्स मीन्स 180 मिलीलीटर रिक्वायर्ड होगी। ये ध्यान से बहुत देखिए, 60 मिलीलीटर नाइट्रोजन अगर हम यूज़ करते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको कितनी हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है 180, बट आपके पास है 60, तो आप 180 कहाँ से लाएंगे, मतलब इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हमने क्या किया, 60 मिलीलीटर हाइड्रोजन ले लिया, क्योंकि ये भी आपको गिवन था। तो 60 मिलीलीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है ये 1 है, नाइट्रोजन कितना हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है हाइड्रोजन से। तो 60 का 1/3 कितना हुआ 20, मतलब इफ 60 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन इज यूज्ड देन 20 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड, राइट। अब 20 मिलीलीटर नाइट्रोजन है तो अमोनिया कितनी है, डबल है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 2 का डबल 40 मिलीलीटर ऑफ अमोनिया हो जाएगा। ठीक है, मीन्स अमोनिया फॉर्म इज 40। तो अब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होने पर क्या बचा, देखिए रिएक्शन जब कंप्लीट हुई तो हमारे पास अमोनिया की प्रोडक्ट, उन्होंने कहा था रिजल्टेंट मिक्सचर निकालना था, तो 40 मिलीलीटर हमारे पास अमोनिया है। अच्छा, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास था 60, यूज़ हुआ 20, सारा का सारा यूज़ तो हुआ नहीं, तो कितना बच गया 40 मिलीलीटर। तो आपका जो मिक्सचर बचेगा फाइनली उसमें 40 मिलीलीटर अमोनिया होगा और 40 मिलीलीटर नाइट्रोजन होगा। ठीक है, एक्चुअली इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इसका हम यूज़ करते हैं, एक टॉपिक आगे होगा लिमिटिंग रिएजेंट, इसी चैप्टर में है, वहाँ पे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको लिया, तो अलग अलग तरह के मैं क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई करो, खाली आपने समझने के मतलब रटने के लिए नहीं पढ़ना है, समझ ना समझ में आए 10 बार पूछो, बट चीज़ों को समझो और समझ के पढ़ो। लास्ट लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, अवोगाड्रोज हाइपोथेसिस कहते हैं इसे। देखिए जो अवोगाड्रोज लॉ है ये भी बहुत बेसिक सिंपल सा लॉ है। ये कहता है हमारे पास अगर टेम्परेचर और प्रेशर ये कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको कांस्टेंट कर दिया जाए किसी भी गैसेस का, तो equal volume of all gases contain equal number of molecule। क्या है वो सिंपल सा लॉ, ये कहता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर और इसमें गैस है ऑक्सीजन, और इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने कांस्टेंट किया हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, मान लो x है। हमारे पास दूसरा एक कंटेनर है, अगेन उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, गैस नाइट्रोजन है, टेम्परेचर प्रेशर अगेन ऊपर वाले जितने सेम हैं, तो मॉलिक्यूल कितने होंगे x होंगे। यही अवोगाड्रोस लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हम कांस्टेंट रखते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमेशा सेम होंगे। अब देखो जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 100 मिलीलीटर और उसमें मान लीजिए वॉल्यूम उस मॉलिक्यूल y है, ठीक। सेम कंटेनर में सेम वॉल्यूम में अगर हम NH3 प्लेस कर दें, यहाँ भी वॉल्यूम y होगा 100 मिलीलीटर में, उसमें 50 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्लेस कर दें, आधा मॉलिक्यूल हो जाएगा, y/2 हो जाएगा। या कार्बन डाइऑक्साइड फिल कर दें 200, वॉल्यूम मॉलिक्यूल डबल हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ अ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल। ये आप है, इसे कहते हैं अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस कहते हैं। लॉ क्या था, सिंपल सा लॉ था अंडर कांस्टेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर
equal volume of all gases contain equal number of molecule, इसे कहते हैं अवोगाड्रोस लॉ। तो ये वो 5 लॉस थे जो हमने इस चैप्टर में स्टडी करने थे, इम्पॉर्टेंट है, आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक।